कहानी सन 1980 की है, जो आरकानसास के एक छोटे से शहर वॉशिंगटन सिटी में घटित होती है। शाम के 4:30 बजे एक लड़का विल अपनी छोटी बहन जूली को लेकर साइकिल से ओजार्क्स पार्क खेलने गया था। वहां उनका एक सहपाठी से मिलने का वादा था। घर से निकलने से पहले उनके पिता टॉम ने कहा था 5:30 तक घर वापस आ जाना, लेकिन देखते ही देखते रात के 9 बज गए और दोनों बच्चे अब तक घर नहीं लौटे थे। टॉम उस समय अपनी गाड़ी ठीक करने में व्यस्त था, इसलिए उसे देर से एहसास हुआ कि बच्चे घर नहीं आए हैं। घबराकर उसने जूली की दोस्त जॉयस को फोन किया, लेकिन जॉयस ने कहा कि आज उसका जूली से कोई मिलने का वादा ही नहीं था। फोन रखते ही टॉम के मन में बेचैनी भर गई। वह तुरंत कार लेकर बच्चों की तलाश में निकल पड़ा। कई घंटे तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने पुलिस को फोन किया। मामले की जिम्मेदारी वेन और रोलैंड नाम के 2 एजेंटों को दी गई। दोनों ने सबसे पहले टॉम से पूछताछ की और पार्क से लेकर घर तक का इलाका खंगाल डाला। फिर वे दोनों विल और जूली के कमरे में गए, क्योंकि अक्सर बच्चों के लापता होने के पीछे झगड़े या नाराजगी की वजह से घर छोड़ने के मामले निकलते हैं। इसी दौरान टॉम की पूर्व पत्नी लूसी भी घर पहुंच गई। अंदर आते ही उसने गुस्से में टॉम पर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे बच्चों की देखभाल तक नहीं होती, आखिर कब जिम्मेदारी निभाओगे? तभी एजेंट वेन को विल के कमरे में कुछ अश्लील पत्रिकाएं मिली। टॉम ने सफाई देते हुए कहा, यह मेरी नहीं है। बातचीत में पता चला कि टॉम और लूसी का 6 महीने पहले तलाक हो चुका है। लूसी अब अलग रहती है, लेकिन हर महीने बच्चों के खर्च के पैसे भेजती है। तलाक से पहले लूसी का कजिन क्लाइड भी कुछ समय के लिए उनके घर में रहा था। इसके बाद वेन और रोलैंड ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उस शाम विल और जूली को देखा था, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि 3 छात्र एक बैंगनी रंग की बीटल कार में घूम रहे थे और उसी समय इलाके में एक भिखारी को भी देखा गया था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन विल और जूली का अब तक कोई पता नहीं चला था। अगले दिन वेन और उसका साथी रोलैंड उस स्थानीय स्कूल पहुंचे जहां वे उस छात्र की तलाश कर रहे थे जो बैंगनी बीटल कार चला रहा था। उसका नाम था डैन। डैन ने बताया कि हाँ, उसने कल दोपहर अपने 2 दोस्तों को कार में घुमाने ले गया था। उसने यह भी देखा था कि विल और जूली ओजार्क पार्क के पास साइकिल चला रहे थे, लेकिन उनका उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ था। डैन के साथ उसके 2 और दोस्त थे, केल्सी और केनर। दोनों के बयान भी डैन के जैसे ही थे, किसी ने भी कुछ अलग नहीं कहा। इसके बाद वेन ने स्कूल की शिक्षिका एमी से बात की। एमी ने बताया, विल बहुत समझदार और शांत बच्चा था। उसने कभी स्कूल में किसी तरह की परेशानी नहीं खड़ी की। फिर वेन और रोलैंड कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति मर्विन के घर पहुंचे, लेकिन मर्विन घर पर नहीं था। तलाश के दौरान उन्हें पता चला कि मर्विन पहले सैनिक रह चुका था। तीसरे दिन भी वेन और रोलैंड ने पुलिस टीम के साथ ओजार्क पार्क के आसपास खोज अभियान जारी रखा। इसी दौरान वेन की नजर जमीन पर पड़े साइकिल के पहियों के निशान पर पड़ी, जो ठीक वैसे ही थे जैसे टॉम के घर के सामने दिखाई दिए थे। अब यह साफ हो गया था कि विल और जूली उसी दिन पार्क गए थे। थोड़ी ही देर में वेन को जूली की साइकिल पार्क के पीछे एक खाई में मिली। साइकिल के पास ही उसे घास से बना एक अजीब सा गुड़िया जैसा पुतला भी दिखा। वेन उस दिशा में आगे बढ़ा। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए वह एक गुफा के मुहाने तक पहुंच गया। वहां उसे एक और घास की गुड़िया मिली। सावधानी से अंदर कदम रखते ही जो दृश्य उसके सामने था, उसने वेन को हिलाकर रख दिया। वहां विल का शव पड़ा था, एक बेहद अजीब और डरावनी मुद्रा में। वेन ने तुरंत रेडियो पर मदद मांगी। फिर उसने रोलैंड से कहा कि ये दोनों घास की गुड़ियाएं जानबूझकर वहीं रखी गई थीं, ताकि किसी को रास्ता दिखाकर विल के शव तक पहुंचाया जा सके। वेन को यकीन था कि जूली अभी भी जिंदा हो सकती है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें साफ हुआ कि विल के सिर पर किसी पत्थर से जोरदार चोट मारी गई थी। उसी दिन वेन ने मर्विन को पुलिस स्टेशन बुलाया पूछताछ के लिए। मर्विन ने पूछताछ में बताया कि हां, उसने उस दिन विल और जूली को साइकिल से पार्क की ओर जाते हुए देखा था, लेकिन वह खुद उस समय उल्टी दिशा में जा रहा था। उसके बाद उसने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। मर्विन ने बार बार कहा कि उसका बच्चों के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी गांव के कई लोग यही मानते रहे कि सारा काम उसी का है। कारण था, वह अकेला रहता था, उसका कोई परिजन नहीं था और उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी डरावनी सी झलक रहती थी। घटना के बाद कुछ गुस्साए माता पिता ने मर्विन को घेर कर पीट दिया और उसे चेतावनी दी कि वह गांव के किसी भी बच्चे से बात न करे। इसके बाद वेन ने एमी को उन घास से बनी गुड़ियों की तस्वीरें दिखाईं और उससे मदद मांगी कि वह पता लगाए कि इलाके में कौन ऐसे पुतले बनाना जानता है। फिर दोनों विल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात लूसी के कजिन क्लाइड से हुई। क्लाइड ने स्वीकार किया कि विल के कमरे में मिली पत्रिकाएं उसी की थीं, लेकिन जिस दिन विल गायब हुआ उस दिन वह शहर में नहीं था, इसीलिए उसे संदेह से बाहर कर दिया गया। इस बीच एमी ने घास की गुड़िया की तस्वीर लेकर स्कूल में जांच शुरू की।
वहीं एक छात्र माइक ने बताया कि क्रिसमस ईव की रात उसने जूली को ऐसी ही एक घास की गुड़िया पकड़े हुए देखा था, शायद किसी ने उसे उपहार में दी थी। यह सुनकर रोलैंड ने तुरंत माइक से पूछताछ की और उसे कहा कि वह बताए कि क्रिसमस ईव पर ट्रिक ओनर ट्रीट के दौरान वे कौन कौन से घरों में गए थे। उधर जब वेन थाने लौटा तो उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सुझाव दिया कि पूरे इलाके की पुलिस फोर्स को एक साथ सक्रिय किया जाए और उन सभी घरों की तलाशी ली जाए जहां जूली क्रिसमस ईव पर गई थी। लेकिन उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि बिना तलाशी वारंट किसी के घर में घुसना गैरकानूनी था और अदालत एक साथ दर्जनों वारंट जारी नहीं कर सकती थी। आखिरकार वैन की योजना खारिज कर दी गई। कारण यह था कि अगर वे घर घर जाकर पूछताछ करते तो इससे असली अपराधी चौकन्ना हो जाता और शायद हमेशा के लिए गायब भी हो जाता। लेकिन अगले ही दिन वॉशिंगटन के एक अभियोजक ने टीवी पर जाकर जूली के खोज मार्ग का नक्शा सार्वजनिक कर दिया। ये देखकर वैन बुरी तरह नाराज हो गया क्योंकि इससे जांच की गोपनीयता खत्म हो गई थी। अगले दिन वैन और रोलैंड टॉम के घर पहुंचे क्योंकि टॉम को एक रहस्यमय अनजान पत्र मिला था। उस पत्र के शब्द अलग अलग पत्रिकाओं से काटकर जोड़े गए थे। पुलिस ने पूरे लिफाफे की जांच की लेकिन उस पर किसी के उंगलियों के निशान नहीं मिले। उस पत्र की बातें इस ओर इशारा कर रही थीं कि जूली शायद अभी भी जिंदा है। वैन ने निष्कर्ष निकाला कि जिसने वह पत्र भेजा उसे निश्चित रूप से जूली के ठिकाने के बारे में कुछ पता है। अगले दिन दोनों ने जूली की दोस्त जॉयस से पूछताछ की। जॉयस ने स्पष्ट कहा, मैंने उस दिन विल और जूली को पार्क आने के लिए नहीं कहा था, लेकिन विल ने अपने पिता से कहा था कि वे जॉयस से मिलने पार्क जा रहे हैं। टॉम को भी यह बात साफ साफ याद थी। तो अब सवाल था, विल और जूली ने झूठ क्यों बोला? किससे मिलने जा रहे थे और क्या छुपा रहे थे? यह बात पुलिस के लिए एक नया रहस्य बन गई। वैन को लगा कि बच्चे अपने माता पिता से कुछ छिपा रहे थे, इसलिए उन्होंने फिर से दोनों के कमरे की तलाशी ली। वैन को जूली की अलमारी में एक कपड़े का थैला मिला। उसके अंदर कुछ गुड़िया और एक स्केचबुक थी। स्केचबुक में कुछ रंगीन नोट्स थे जिनमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था और लिखावट देखकर लगता था कि यह किसी वयस्क ने लिखी है। वैन ने बिना किसी को बताए वो नोट्स अपने पास रख लिए। जब उसने थैले को उल्टा किया तो उस पर लिखा था हॉयट फूड्स। लूसी ने बताया कि 1 साल पहले वह हॉयट फूड्स नाम की कंपनी में काम करती थी। अगले ही दिन वैन के साथी अधिकारी ने अखबार में एक इनाम का विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था कि जो भी विल और जूली के लापता होने की जानकारी देगा उसे $10,000 का इनाम दिया जाएगा। विज्ञापन देने वाली संस्था एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके संस्थापक कोई और नहीं बल्कि हॉयट फूड्स के अध्यक्ष मिस्टर हॉयट थे। वैन और रोलैंड तुरंत हॉयट कंपनी पहुंचे। वहां एक सीनियर मैनेजर ने बताया कि प्रेसिडेंट हॉयट फिलहाल अफ्रीका की यात्रा पर हैं और कंपनी में मौजूद नहीं है। उसने यह भी कहा कि इनाम की घोषणा इसलिए की गई थी क्योंकि लूसी पहले हॉयट कंपनी में काम करती थी और कंपनी उसकी मदद करना चाहती थी ताकि वह अपनी बेटी जूली को जल्द से जल्द ढूंढ सके। अगले दिन पुलिस ने एक बार फिर ओजार्क पार्क की गहन तलाशी शुरू की। इस बार वेन की तेज नजर ने एक नया सुराग पकड़ लिया। उसे पार्क के एक कोने में कुछ बच्चों के खिलौने पड़े मिले। थोड़ी दूरी पर उसे एक कपड़े का थैला भी मिला जिसके अंदर भी कई खिलौने रखे थे। थैले के पास ही एक पत्थर पर खून के धब्बे दिखाई दिए। खून की जांच से पता चला कि वह विल का ही खून था, यानी यह वही जगह थी जहां विल की हत्या की गई थी। इसके बाद वैन और रोलैंड पार्क के पास रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचे। बुजुर्ग ने बताया कि घटना के दूसरे दिन एक गोरा पुलिसकर्मी उसके घर आया था और कुछ सवाल पूछकर चला गया। वैन यह सुनकर हैरान रह गया क्योंकि वह खुद इस केस का इंचार्ज था और उसने अब तक किसी भी दूसरे पुलिसकर्मी को वहां भेजा ही नहीं था। वैन ने पूछा, क्या आपने उस दिन कोई और संदिग्ध व्यक्ति देखा था? बुजुर्ग ने बताया कि उसी दोपहर पार्क के पास एक भूरी रंग की लग्जरी कार खड़ी थी। उसमें से एक आदमी और एक औरत बाहर निकले थे, लेकिन वह उनके चेहरे साफ नहीं देख पाया। इसके बाद रोलैंड ने टॉम और लूसी को खिलौनों की तस्वीरें दिखाईं। दोनों ने कहा कि इनमें से कोई भी खिलौना उन्होंने कभी नहीं खरीदा था। इसी दौरान वेन ने टॉम के घर में एक पुराना फोटो एल्बम खोला और उसमें उसने विल की एक तस्वीर देखी जिसमें वह ठीक उसी मुद्रा में बैठा था जैसी मुद्रा में उसका शव गुफा में मिला था। टॉम ने बताया, यह फोटो तब की है जब विल 10 साल का था और उसने धार्मिक अनुष्ठान यूक्रिस्ट में हिस्सा लिया था। इसके बाद वैन और रोलैंड उसी चर्च पहुंचे। पादरी ने बताया कि वह तस्वीर उसी ने खींची थी और वह मुद्रा सिर्फ एक सामान्य प्रार्थना की मुद्रा थी। जब रोलैंड ने उसे घास की गुड़िया की तस्वीर दिखाई तो पादरी ने तुरंत पहचान लिया। हाँ,
ये वही गुड़ियां हैं जो हमने कुछ साल पहले एक धार्मिक आयोजन में स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाई थीं। इसके बाद वेन और रोलैंड उस महिला सेलिना के पास पहुंचे जो चर्च के लिए घास की गुड़िया बनाती थी। सेलिना ने बताया कि उसने पहले तो चर्च के लिए गुड़ियां बनाई थीं, लेकिन एक बार एक अजनबी आदमी भी उससे 10 गुड़ियां खरीद कर ले गया था। उस आदमी की एक आंख में मोतियाबिंद था, जो उसकी पहचान की सबसे खास बात थी। इस सुराग के बाद दोनों एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचे। वहां के एक सुपरमार्केट कर्मचारी ने बताया कि आसपास ही एक व्यक्ति रहता है जिसकी एक आंख में मोतियाबिंद है। वेन और रोलैंड तुरंत उस व्यक्ति के घर पहुंचे और उससे पूछताछ की। उसने साफ साफ कहा कि उसका विल और जूली के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। रोलैंड ने उससे कहा कि वह बताए कि घटना की रात वह कहां था। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं उस रात घर पर अकेला था। इतना कहते ही उसने अपने पड़ोसियों को आवाज लगाई और जोर से बोला, ये दोनों पुलिस वाले मुझे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते दर्जन भर लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने वैन और रोलैंड को घेर लिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों को अपनी बंदूकें निकालनी पड़ी और आदमी को जबरन उसके घर के अंदर ले जाना पड़ा ताकि स्थिति काबू में रहे। उस व्यक्ति ने बार बार कहा, मैंने विल और जूली का अपहरण नहीं किया, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण वेन और रोलैंड को अंततः उस काले इलाके से निकलना पड़ा। जाते वक्त उनकी कार की खिड़की तोड़ दी गई, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। कार में बैठते हुए वेन ने कहा, यह आदमी वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जब दोनों थाने लौटे तो फॉरेंसिक विभाग से एक नया संदेश आया। उन्होंने विल की साइकिल पर डैन के उंगलियों के निशान पाए हैं। दोनों ने तुरंत डैन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। डैन ने मान लिया कि उसने पहली बार झूठ बोला था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे ही आरोपी न समझ लिया जाए। उसने बताया, घटना वाले दिन मैंने विल को अकेले देखा था। वह अपनी साइकिल धकेलते हुए जूली को ढूंढ रहा था। मैंने मौका देखकर उसकी साइकिल चुरा ली और थोड़ी देर तक चलाता रहा। चलाते चलाते पहिया टूट गया तो मैंने साइकिल को नदी में फेंक दिया। डैन ने बताया कि उसने विल को उसके बाद कभी नहीं देखा, लेकिन वैन और रोलैंड को अब भी यकीन था कि डैन कुछ छिपा रहा है। दोनों ने उसे कड़क लहजे में धमकाना शुरू किया, अगर तूने सच नहीं बताया तो तुझ पर हत्या और अपहरण दोनों के केस लगेंगे, और जब ऐसे अपराधी जेल में पहुंचते हैं तो बाकी कैदी उन्हें जीने नहीं देते। तेरा ये दुबला पतला शरीर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उनकी बात सुनकर डैन इतना डर गया कि उसके पैंट गीले हो गए। वैन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं लगता कि डैन ही कातिल है। अगर वो होता तो अब तक सब कुछ कबूल कर चुका होता। इसी बीच एक पुलिस वाला घबराया हुआ अंदर आया और बोला, सर, मरविन के घर कुछ बड़ा हुआ है। वह बोला कि 10 मिनट पहले मरविन 2 बच्चों के पास गया था और उनसे कहा, बेटा एक खाली पानी की बोतल दे दो। लेकिन यह बात एक बच्चे के पिता ने देख ली। वह तुरंत गांव के कुछ गुंडों को बुलाने चला गया जो पहले भी मरविन को पीट चुके थे। इस बार मरविन ने तय कर लिया, अब वह अपनी इज्जत की रक्षा करेगा, क्योंकि वह पहले एक सैनिक रह चुका था। वह दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, बंदूक निकाली और दरवाजे घर के आसपास बम लगा दिए। वैन और रोलैंड को पता था कि मरविन कोई साधारण इंसान नहीं है, वो ट्रेंड सोल्जर है और अगर भड़क गया तो पूरा इलाका उड़ सकता है। दोनों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन धीरे धीरे पीछे से मरविन के करीब पहुंचा और उसे पकड़कर काबू में कर लिया। सिर्फ 30 सेकंड पहले मरविन के पास मौका था कि वह वैन को गोली मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारी। उसने कहा, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि तू भी एक सिपाही है। मुझे मजबूर किया गया है। मैंने हमेशा ईमानदारी से जीने की कोशिश की, पर बदले में बस जुल्म और अपमान मिला। अब जब मैंने हथियार उठा लिया है तो मुझे पता है वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अब यहां से जिंदा जाने का इरादा नहीं रखता। मरविन ने वैन की आंखों में देखते हुए कहा, 3 सेकंड के अंदर मुझे गोली मार दो, वरना मैं खुद तुम पर बंदूक तान दूंगा। वैन जानता था कि मरविन अब पीछे नहीं हटेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। 3 सेकंड पूरे होते ही वैन ने ट्रिगर दबा दिया। मरविन जमीन पर गिर पड़ा, मृत। जब पुलिस ने मरविन के घर की तलाशी ली तो उन्हें जूली के कपड़े और विल का बैग मिला। वॉशिंगटन सिटी के प्रोसिक्यूटर ने फौरन मीडिया के सामने घोषणा कर दी, मरविन ही वह आदमी था जिसने विल और जूली का अपहरण और हत्या की। लेकिन वेन इस फैसले पर जरा भी यकीन नहीं करता था। उसका कहना था कि किसी ने जानबूझकर एक मरे हुए इंसान को फंसाया है। मृत व्यक्ति तो अपनी निर्दोषता साबित भी नहीं कर सकता, लेकिन यह सब सिर्फ वेन का शक था। कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह केस दोबारा नहीं खोल सका। अगले दिन पुलिस चीफ और प्रोसिक्यूटर ने वेन को अपने दफ्तर बुलाया। वहां उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। वेन की गर्लफ्रेंड एमी, जो एक स्कूल टीचर थी, उसने अखबार में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उसने विल और जूली की गुमशुदगी का इल्जाम मरे हुए मरविन पर डाल दिया था। असल में वेन और एमी की नजदीकी इसी केस के दौरान हुई थी और धीरे धीरे दोनों प्रेमी बन गए थे। अब यह मामला पुलिस विभाग के लिए शर्मनाक स्थिति बन गया था।
इसलिए प्रोसिक्यूटर ने वैन के सामने दो विकल्प रखे। पहला, वह सार्वजनिक रूप से कहे कि उसकी गर्लफ्रेंड पर झूठा आरोप लगाया गया है, या फिर दूसरा, उसे क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर करके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। वैन ने सत्ता के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि एमी ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना और इस तरह वैन का ट्रांसफर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कर दिया गया। वहां उसने पूरे 10 साल काम किया। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। साल 1990 आ गया। अब तक वैन और एमी शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे और जिंदगी सामान्य चल रही थी। रोलैंड भी डिटेक्टिव से प्रमोट होकर डिप्टी कैप्टन बन चुका था। सब कुछ शांत था, जब तक कि 2 ओहायो पुलिस अफसर वैन के दरवाजे पर नहीं पहुंचे। वे पुराने केस के बारे में पूछने आए थे, विल और जूली की गुमशुदगी, जिसे हुए अब पूरा 1 दशक बीत चुका था। वैन ने दोनों पुलिस अफसरों से पूछा, अब इतने साल बाद इस केस में दिलचस्पी क्यों? अफसरों ने बताया कि वो केस दरअसल कभी बंद हुआ ही नहीं था। 2 महीने पहले ओक्लाहोमा की एक फार्मेसी में डकैती हुई थी, जहां से पुलिस को काउंटर पर जूली की उंगलियों के निशान मिले। इसलिए वेन से उस 10 साल पुराने केस के बारे में जानकारी लेने आए थे। इसके बाद वे दोनों अफसर रोलैंड के पास पहुंचे। जब रोलैंड को पता चला कि जूली जिंदा हो सकती है, तो उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी से केस को फिर से खोलने की अनुमति मांगी। नेता ने उसकी बात मान ली। रोलैंड ने सबसे पहले टॉम से जाकर बात की। टॉम ने भी बिना झिझके कहा, अगर मेरी बेटी जूली सच में जिंदा है तो मैं सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। यह सुनते ही रोलैंड ने अपने पुराने साथी वैन से संपर्क किया। वैन भले अब उम्रदराज हो चुका था, लेकिन उसने कभी सच्चाई की तलाश नहीं छोड़ी थी। उसने तुरंत रोलैंड का साथ देने का फैसला किया। 10 साल बाद पुलिस विभाग ने फिर से एक नई जांच टीम गठित की। हालांकि उनके पास कोई ठोस नया सुराग नहीं था, इसलिए उन्होंने जांच की शुरुआत फार्मेसी में मिले फिंगरप्रिंट्स से की। वैन और रोलैंड ओक्लाहोमा पहुंचे। वहां से उन्होंने फार्मेसी का सीसीटीवी फुटेज हासिल किया और उसमें से जूली के चेहरे की सबसे स्पष्ट तस्वीर निकाल ली। इसी बीच अन्य अधिकारियों को पता चला कि 2 साल पहले जूली की मां लूसी की मौत ड्रग ओवरडोज से हो गई थी और क्लेड भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अगले दिन जब वेन सबूतों की पुरानी तस्वीरें देख रहा था, तो उसे अचानक पुराने प्रोसिक्यूटर की याद आई, वही जिसने मर्विन पर आरोप लगाया था, क्योंकि उसी के घर से विल का बैग और जूली के कपड़े मिले थे। वैन को उस वक्त की एक बात खटकने लगी। मर्विन के घर में विस्फोट हुआ था, सब कुछ जलकर राख हो गया था, लेकिन जो बैग मिला उस पर एक दाने मिट्टी तक नहीं थी। इसका मतलब साफ था, किसी ने जानबूझकर वह बैग बाद में वहां रखा था और ऐसा काम सिर्फ पुलिस के अंदर का कोई व्यक्ति ही कर सकता था। वैन ने अपनी यह थ्योरी रोलैंड से साझा की। रोलैंड को भी बात काफी तर्कसंगत लगी, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए उसने फिलहाल ऊपर अधिकारियों को यह बात बताने की हिम्मत नहीं की। जल्दीबाजी में किए गए फैसले पुलिस के भीतर अंदरूनी टकराव पैदा कर सकते थे। अगर वेन और रोलैंड सावधान नहीं रहे तो उनके वरिष्ठ अधिकारी उनकी जांच टीम को भंग कर सकते थे। इस समय दोनों के बीच विचारधारा में अंतर था। यही वजह थी कि वेन और रोलैंड के बीच तकरार हो गई। तभी रोलैंड के एक साथी पुलिसकर्मी ने कॉल किया। फोन पर एक लड़की ने खुद को जूली बताया और पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। साथी ने रोलैंड को कहा कि वह कॉल की रिकॉर्डिंग सुने। वेन ने रिकॉर्डिंग सुनी और तुरंत टॉम को पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वह पूरा वार्तालाप सुन सके। टॉम से कहा गया, राज्य पुलिस से गुस्सा मत होना, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनना शुरू किया तो वह बेहोश हो गया। पिछले 10 सालों से वह किसी चमत्कार की उम्मीद में था, लेकिन उसे जो मिला वह था अपनी बेटी से अस्वीकृति और शक। टॉम समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी ने क्यों कहा कि उसने उसे उस साल छोड़ दिया। प्रोसिक्यूटर ने इस 10 साल पुराने अपहरण और हत्या केस को लेकर सोचा कि शायद टॉम खुद इस मामले में शामिल था। उसने वेन और रोलैंड से कहा कि टॉम के अपराध के सबूत जल्दी ढूंढो। इसके बाद वेन और रोलैंड ने तुरंत टॉम से पूछताछ शुरू की। पुलिस के शक का सामना करते हुए टॉम बहुत गुस्से में था। जबरन उसने बताया कि उसने उस दिन क्या किया था। टॉम की कहानी लगभग वही थी जो 10 साल पहले हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह कुछ बना चुना रहा हो। सीधे सबूत न होने के कारण पुलिस ने 24 घंटे के भीतर टॉम को रिहा करने का निर्णय लिया। उस दोपहर क्लेड, जो कई सालों से गायब था, अचानक वेन और रोलैंड के पास आया। क्लेड ने कहा कि वह जूली का ठिकाना जानता है। क्लेड ने खुलासा किया कि लूसी की मौत ड्रग ओवरडोज से नहीं हुई थी, बल्कि उसे कत्ल किया गया था। ये दोनों घटनाएं टॉम से संबंधित नहीं थीं। क्लेड ने पुलिस से कहा, अगर मुझे $7,000 दिए जाए तो मैं सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। वेन और रोलैंड को लगा कि क्लेड पुलिस से झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आज उनके पास इतने पैसे नहीं थे।
अंततः तीनों ने सहमति की कि 1 सप्ताह बाद नकद लेकर क्लेड से मिलेंगे और तब वह सब कुछ बताएगा जो वह जानता है। इसके बाद वेन ने रोलैंड से कहा कि वह अपने सहयोगियों से जूली के गायब होने से 2 साल पहले की कॉल रिकॉर्डिंग निकालने के लिए कहे। लेकिन जब ऑफिस में उनके सहयोगी क्लेड के पुलिस को नकद के लिए ब्लैकमेल करने की बात कर रहे थे तो टॉम दरवाजे के बाहर खड़ा था और गलती से यह सब सुन गया। टॉम तुरंत क्लेड के पास गया, बंदूक निकालकर पूछा, तुमने पुलिस को ब्लैकमेल क्यों किया? क्या तुम्हें जूली के बारे में कुछ पता है? टॉम के डराने पर क्लेड ने सच बता दिया। पता चला कि लूसी और टॉम के तलाक के बाद लूसी नशे की लत में फंस गई थी। हालांकि लूसी बेरोजगार थी, लेकिन उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। सारे पैसे हॉयट की बेटी सुल्ली देती थी। क्लेड ने बताया कि सुल्ली खास तौर पर जूली को बहुत पसंद करती थी, इसलिए लूसी ने जूली को सुल्ली को बेच दिया और अब जूली हॉयट के महल में बंद है। यह सुनकर टॉम अकेले ही बंदूक लेकर हॉयट महल की ओर भागा, लेकिन महल के बॉडीगार्ड हैरियट हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी। टॉम महल के भूमिगत बंकर में घुसा और जो दृश्य उसने देखा वह उसे हैरान और स्तब्ध कर गया। अगले दिन पुलिस को रिपोर्ट मिली कि टॉम का शव ओजार्क पार्क में मिला। शव के पास एक प्रिंटेड सुसाइड नोट रखा हुआ था। उस रात जब वैन घर लौटे तो उनकी पत्नी एमी ने एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। एमी ने सुबह अपने नए किताब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। किताब का विषय था विल और जूली की गुमशुदगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक आदमी जिसकी दाहिनी आंख में मोतियाबिंद था जोर से एमी से पूछने लगा, जूली कहां है? एमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। आदमी ने उसे डांटा, तुम्हारी किताब झूठ से भरी हुई है, और कहते ही उसने हाथ में किताब फेंक दी और चला गया। एमी को लगा कि यह वही आदमी है जिसने 10 साल पहले घास की गुड़िया खरीदी थी, लेकिन एमी उसका नाम और पता नहीं जानती थी। टॉम के मरने के बाद पुलिस ने 10 साल पहले की तरह फिर से कार्रवाई शुरू की। उन्होंने टॉम को ही कातिल बताकर दोषी ठहरा दिया। यहां तक कि ऑटोप्सी भी नहीं करवाई और बाहरी दुनिया को बताया कि टॉम ने कुछ पागलपन किया। कारण यह था कि टॉम अपने किए अपराध का सामना नहीं कर सका। लेकिन इस बार रोलैंड भी सोचने लगा कि टॉम ने शायद कुछ बेवकूफी की, क्योंकि वह अपनी गलती को लेकर दोषी महसूस कर रहा था। हालांकि वैन को लगा कि यह सब वरिष्ठ अधिकारियों का एक चालाक जाल है। फिर से उन्होंने मरे हुए इंसान को दोषी ठहरा दिया। सामान्य लोग जो गलती करते हैं कभी प्रिंटेड सुसाइड नोट नहीं छोड़ते। इसलिए वैन और रोलैंड के बीच जोरदार बहस हो गई। वैन ने जांच जारी रखने की वकालत की। उसकी राय थी कि जूली को ढूंढने से सच सामने आएगा। अगले दिन वह होटल का मालिक, जहां क्लेड ठहरा था, पुलिस को रिपोर्ट करने आया। उसने बताया कि क्लेड कई दिन से होटल वापस नहीं लौटा और कमरे में खून के धब्बे मिले थे। साथ ही उसकी कार अभी भी होटल में खड़ी थी। इस घटना के बाद ऐसा लगा कि क्लेड बिना किसी निशान के गायब हो गया है। इससे वैन को और भी यकीन हुआ कि मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन लूसी की मौत से पहले की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई। रिकॉर्डिंग में दिखा कि लूसी ने कई बार एक ही व्यक्ति को कॉल किया था। वह व्यक्ति था हैरिस। वैन ने उस समय का हैरिस का शेड्यूल निकाला। पता चला कि लूसी की मौत की रात से एक दिन पहले वह वॉशिंगटन से उड़ान भरकर बाहर गया था और लूसी की मौत के अगले दिन वह वापस वॉशिंगटन लौटा। वैन ने निष्कर्ष निकाला कि हैरिस ही लूसी का कातिल था। उस साल हैरिस ने विल का बैग उठाया और उसे मर्विन के घर रख दिया ताकि मर्विन को नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि 1980 में हैरिस पुलिस स्टेशन के सबूत कक्ष में अधिकारी था। इसके बाद हैरिस ने पुलिस स्टेशन छुपकर छोड़ दिया और हॉयट कंपनी में सुरक्षा गार्ड बन गया। हालांकि रोलैंड को लगा कि वैन सही है, लेकिन मामला अब बंद हो चुका था। इसलिए उसने वैन को सलाह दी कि अब कोई नई हलचल मत मचाओ। लेकिन अंत में वैन ने रोलैंड को अपने साथ ले लिया। उस रात दोनों हॉयट कंपनी के सामने छिपकर इंतजार करने लगे। जैसे ही हैरिस का काम खत्म हुआ, दोनों ने तुरंत उसका पीछा किया और उसे किसी सुनसान जगह ले गए। दोनों ने हैरिस की कार तुरंत रोकी और उसे एक परित्यक्त गोदाम में ले गए। कुछ देर बाद हैरिस ने सच बताने के लिए हामी भर दी। उसने वैन से कहा कि पहले अपनी आंखें खोलें, लेकिन जैसे ही वैन ने ऐसा किया, हैरिस ने अचानक उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच थोड़ी देर लड़ाई हुई। रोलैंड ने देखा कि वैन ने अनजाने में हैरिस को मार डाला। इस तरह उन्हें फिर से सच जानने का मौका खो गया। इसके बाद दोनों ने हैरिस के शव को दफनाया। अगले दिन दोपहर हॉयट ने वैन को फोन किया और कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। वैन ने साफ मना कर दिया, लेकिन हॉयट ने वैन की पत्नी और बच्चों की सुरक्षा का हवाला देकर उसे धमकी दी। अंततः वैन को हॉयट की कार में बैठना पड़ा। कार जल्दी ही घने जंगल की ओर बढ़ी। वैन ने चिंता महसूस करनी शुरू कर दी। हॉयट ने पूछा, हैरिस कहां है? वैन झूठ बोलकर कहा कि उसने हैरिस को नहीं देखा। हॉयट ने जवाब दिया कि उसने कंपनी के सामने कैमरे से देखा कि वैन और रोलैंड हैरिस का पीछा कर रहे थे। वैन ने स्वीकार किया
कि उन्होंने हैरिस को कल रात सवाल पूछने के लिए ढूंढा था। सवाल पूछने के बाद वैन ने हैरिस को छोड़ दिया और कहा कि हैरिस शायद डर गया होगा और भाग गया। लेकिन हॉयट ने फिर से वैन की सच्चाई छुपाने की बात उजागर कर दी। पता चला कि हैरिस अपने पास पेजर ले गया था जिसमें जीपीएस लगा हुआ था। असल में हॉयट पहले से जानता था कि हैरिस दफन है। आज हॉयट वैन के पास इसलिए आया था कि यह पता लगा सके कि क्या हैरिस ने उसे और उसके परिवार को धोखा दिया। वैन ने कहा कि हैरिस से उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अंततः हॉयट ने वैन को जाने दिया। जाने से पहले हॉयट ने चेतावनी दी, जूली की तलाश बंद करो, इससे सिर्फ जूली खतरे में आएगी। वैन ने हॉयट से पूछा कि वह असल में कितनी सच्चाई जानता है। हॉयट ने फिर से चेतावनी दी कि इस मामले में हस्तक्षेप मत करो, नहीं तो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा को खतरा होगा। जब एमी को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने वैन को जांच छोड़ने की सलाह दी। जब वैन और एमी की शादी हुई तो एमी ने बार बार कहा कि वैन अपनी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि पिछले 10 सालों में उसने केवल इस केस पर ध्यान केंद्रित किया था। उसका काम पिछड़ा हुआ था और उसकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त थी। एमी ने कहा कि वैन घर पर रहें और बच्चों की देखभाल करें। वह किताबें लिखकर परिवार का सहारा बन सकती थी। ये शब्द वैन के लिए गहरे आघात का कारण बने। जो भावनाएं वर्षों तक उसके अंदर दबकर रह गई थीं, वे इस समय फूट पड़ी। अंततः वैन और एमी का तलाक हो गया। उनकी बेटी एमी के पास रहने लगी और वैन ने अपने बेटे को अकेले पाला। क्योंकि बेटा अभी छोटा था और देखभाल की जरूरत थी, वैन ने जबरन अपनी जासूसी की नौकरी छोड़ दी। समय तेजी से बीत गया। 20 साल बाद वैन को गंभीर भूलने की बीमारी अमनेसिया हो गई। एक दिन टीवी रिपोर्टर डॉमी वैन से इंटरव्यू करने आया। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य था कि वैन से 35 साल पहले जूली के गायब होने की घटना याद करवाई जाए। शुरू में वैन ने इसे सामान्य इंटरव्यू समझा, इसलिए उसने डॉमी को अपने बचे हुए यादों के आधार पर कहानी सुनाई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, भले ही वैन को अमनेसिया था, वह किसी फोन नंबर को याद नहीं कर सका, लेकिन जूली के केस की पूरी कहानी स्पष्ट रूप से बता सका। इस दौरान डॉमी ने उस समय की पुलिस जांच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1980 में ओजार्क पार्क के पास रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी यह बताता है कि घटना वाले दिन पार्क के पास एक भूरी लग्जरी कार खड़ी थी। उस कार से 2 लोग उतरे। डॉमी ने सवाल किया, उस समय पुलिस ने इन दोनों लोगों की पहचान क्यों नहीं की? उस समय शहर में लग्जरी कारें बहुत कम थीं। ये क्यों पुलिस के लिए शक का कारण नहीं बना? ये बात पुलिस रिकॉर्ड में भी क्यों नहीं लिखी गई? इसके अलावा डॉमी ने यह भी पूछा कि उस समय पुलिस ने केवल कुछ ही घरों में जाकर जांच क्यों की? शहर के आधे से अधिक निवासी बताते थे कि पुलिस उनके घर कभी नहीं आई। डॉमी का मानना था कि पुलिस जांच शुरू से ही गंभीर रूप से दोषपूर्ण थी। ये बातें वैन के लिए काफी मुश्किल थीं स्वीकारने के लिए, क्योंकि डॉमी लगभग अतीत में पुलिस के सभी प्रयासों को नकार रही थी। गुस्से में वैन ने इंटरव्यू तुरंत समाप्त कर दिया। जाने से पहले डॉमी ने इंटरव्यू का असली मकसद भी बताया। वह चाहती थी कि वैन अपने पिछले गलतियों पर विचार करे और जूली की ठिकाने की खोज जारी रखे। अंततः वैन ने अपने बेटे से कहा कि डॉमी को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन कुछ दिन बाद वैन खुद डॉमी से माफी मांगने गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि जो कुछ उसने कहा वह सच था। वैन को यह भी विश्वास हो गया कि डॉमी ने गुप्त रूप से कई जांचें की थीं। वह चाहती थी कि वह जूली के केस से जुड़े छुपे हुए सुरागों के बारे में पूछे। डॉमी को खुशी हुई कि वैन स्वयं पहल करके उससे केस के बारे में पूछ रहा था। इससे पता चला कि वैन का अपराध सुलझाने का जज्बा फिर से जाग गया है। डॉमी ने स्वीकार किया कि उसने केस की जांच के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखा था, लेकिन वह सभी सुराग एक बार में वैन को नहीं बताएगी। पहले डॉमी ने वैन को एक फोटो दिखाई जिसमें अवशेष थे। ये थे एक परित्यक्त खदान में पाए गए अवशेष। जांच में पता चला कि मृतक क्लेड था, जो 1990 में गायब हुआ था। उसके शरीर पर कई टूटे हुए हड्डियां थीं, जिनसे यह तय हुआ कि उसे हत्यारा ने मारा था। क्लेड उसी दिन गायब हुआ था जब उसने वैन और रोलैंड से मुलाकात की थी। इससे स्पष्ट होता है कि वह जूली के गायब होने का सच जानता था। किसी ने उसे चुप कराने के लिए मारा। अधिक उपयोगी सुराग पाने के लिए वैन ने सहमति दी कि वह डॉमी के साथ इंटरव्यू जारी रखे। डॉमी ने यह भी बताया कि टॉम की मौत के बाद कोई जूली का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम था वॉट्स, वही आदमी जिसकी दाहिने आंख में मोतियाबिंद था। वही था जिसने सेलेना से 10 घास की गुड़ियां खरीदी थीं। डॉमी ने कहा कि ये घास की गुड़ियां संभवतः मानव तस्करी संगठन का संकेत हो सकती हैं। ये 2013 में लुइजियाना में कोल और मार्टी नाम के 2 पुलिस अधिकारियों द्वारा सुलझाए गए केस से मिलता जुलता था। उस केस में सर्पिल का चिन्ह और घास की गुड़ियां दोनों ही किसी बुरे संगठन का प्रतीक थे। वैन ने पूछा कि वह ये सुराग कैसे जानती है। डॉमी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ यह कहा कि पुलिस ने केस की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण विवरणों को नजरअंदाज किया।
यह सुनकर वेन के भावनाएं अस्त व्यस्त हो गईं और पुरानी पीड़ादायक यादें उसके दिमाग पर हमला करने लगीं। वेन ने कहा कि अब वह और नहीं सुनना चाहता और वह इस केस में शामिल नहीं होना चाहता। इतना कहकर उसने फिर से इंटरव्यू रोक दिया। हालांकि वेन ने ऐसा दिखाया कि उसे केस की परवाह नहीं है, लेकिन उसने रोलैंड को मुड़कर बताया कि उस आदमी का नाम वॉट्स है। वेन ने रोलैंड से कहा कि नाम को अच्छी तरह याद रखे, क्योंकि उसे डर था कि जल्द ही वह नाम भूल जाएगा। पता चला कि एक हफ्ता पहले वेन ने अपने बेटे से कहा कि वह रोलैंड से फिर मिले। 25 साल के अलगाव के बाद वेन को उम्मीद थी कि रोलैंड केस की जांच में फिर से शामिल हो। जूली के केस के बारे में आते ही रोलैंड के लिए वेन के प्रति भावनाएं जटिल थीं, प्यार और नफरत दोनों। जब रोलैंड ने वेन की योजना जानी तो भी उसने फिर से मदद करने की हामी भर दी। असल में रोलैंड नहीं चाहता था कि वह वेन के साथ इस गंदे पानी में फंसे। रोलैंड के लिए यह ठीक था, क्योंकि वह भी अकेला वृद्ध आदमी था, लेकिन वेन अब अपने बेटे के साथ रहता था और उसे भी अमनेसिया था। अगर वेन के साथ कुछ हुआ तो रोलैंड को अपने बेटे को क्या कहेगा, वह नहीं जानता था। अंततः रोलैंड वेन की जिद को सहन नहीं कर सका और उसे मदद करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद वेन और रोलैंड हॉयट के हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी के पास गए ताकि जानकारी ले सकें। नौकरानी ने बताया कि हैरिस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड और हॉयट का बॉडीगार्ड दोनों था। हॉयट की एक बेटी थी, सैली। सैली धनी युवा महिला थी और उसके पास पहले 3 लोगों का खुशहाल परिवार था, लेकिन 1980 में उसका पति और बेटी दोनों एक कार हादसे में मर गए। इसके बाद सैली की आत्मिक स्थिति असामान्य हो गई और वह गहरी अवसादग्रस्तता में चली गई। हॉयट चिंतित था कि उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए उसने एक काले पुरुष नौकर को सैली की देखभाल के लिए रखा। तब से सैली ने हवेली के मुख्य हिस्से से बेसमेंट में रहने का निर्णय लिया। सिर्फ पुरुष नौकर ही बेसमेंट में प्रवेश कर सकते थे। नौकरानी ने बताया कि इस पुरुष नौकर की एक आंख में मोतियाबिंद था। वेन और रोलैंड ने यह सुनते ही तुरंत पहचान लिया कि यह पुरुष नौकर वही था, वॉट्स। उस रात जब दोनों वेन के घर में बातें कर रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा कि एक रहस्यमयी व्यक्ति उनके घर के बाहर उनका पीछा कर रहा है। वेन बेसबॉल बैट लेकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति तुरंत गाड़ी लेकर भाग गया। सौभाग्य से रोलैंड ने लाइसेंस प्लेट नंबर की फोटो ले ली। अगले दिन दोनों हैरिस की पत्नी के पास गए और पूछा कि हैरिस के गायब होने के बाद क्या कोई उनके घर आया था और हैरिस के बारे में पूछा था। उसने बताया कि एक आदमी जॉन उनके घर आया था। उस आदमी की एक आंख में मोतियाबिंद था। जॉन ने हैरिस की पत्नी से पूछा कि क्या हैरिस ने लड़की को ढूंढ लिया था, लेकिन हैरिस की पत्नी कभी उसके काम में रुचि नहीं रखती थी, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की कौन थी जिसकी जॉन बात कर रहा था। सुनने के बाद दोनों ने पहले नौकरानी द्वारा दी गई जानकारी को मिलाया। उन्हें लगा कि उस आदमी का पूरा नाम जॉन वॉट्स हो सकता है। रास्ते में रोलैंड को भी कुछ याद आया जो नौकरानी ने कहा था। हॉयट की बेटी के हादसे के बाद उसने अंडरग्राउंड बंकर में रहने का निर्णय लिया और किसी और को अंदर नहीं आने दिया। वेन को लगा कि अंडरग्राउंड बंकर में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगले दिन वेन और रोलैंड हॉयट की परित्यक्त विला में गए। वे सीधे विला के बेसमेंट में स्थित गुप्त कमरे में पहुंचे। वहां गुप्त कमरे में एक बड़ा गुलाबी घर रखा हुआ था। वेन ने दीवार पर लगी पेंटिंग देखी और पहचान लिया कि यह जूली द्वारा बनाई गई थी। उसके बगल में बाएं से दाएं 3 लोग थे, जूली, जॉन और सैली। तभी वे दोनों समझ पाए कि जूली, जो उस साल लापता हो गई थी, यहीं कैद थी। जूली बाद में यहीं से भाग निकली। पहले लिए गए रहस्यमयी व्यक्ति की लाइसेंस प्लेट नंबर के आधार पर उनके सहकर्मियों ने जॉन का सटीक पता ढूंढ लिया। इसके बाद दोनों तुरंत जॉन के घर पहुंचे। जॉन ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। फिर जॉन ने उन्हें 35 साल से दबा हुआ रहस्य बताया। पता चला कि उस साल सैली ने अपने पति और बेटी को खो दिया, जिससे वह गहरी अवसादग्रस्तता में चली गई। एक दिन लूसी जूली को हॉयट के घर ले आई। सैली ने भीड़ में जूली को देखा और महसूस किया कि जूली उसके खोए हुए बच्चे की तरह है, जिससे उसकी आत्मा फिर से जीवित हुई। सैली ने जूली के किडनैपर को उसके पास रहने दिया, बस इसलिए कि जूली उसकी मर चुकी बेटी से बहुत मिलती जुलती थी। लूसी ने सैली से जूली के साथ खेलने की अनुमति दी, लेकिन शर्त थी कि सैली को इसके लिए भुगतान करना होगा। हॉयट ने देखा कि जूली के साथ रहने से उसकी बेटी की मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, इसलिए उसने लूसी की मांग को मान लिया। उसके बाद हर सप्ताहांत या स्कूल के बाद लूसी चुपके से जूली को सैली के पास खेलने भेजती, लेकिन टॉम को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। यह सब घटना वाले दिन दोपहर तक उसके ध्यान में नहीं आया। आमतौर पर जूली झूठ बोलकर कहती कि वह दोस्तों के साथ जा रही है। उस समय वेन जूली को घर ले जाने का इरादा रखता था, लेकिन सैली ने जूली को जाने की अनुमति नहीं दी। खेलते समय सैली ने अनजाने में वेन को एक चट्टान की ओर धक्का दे दिया।
वैन तुरंत वहीं पर मर गया। फिर जॉन आया और जूली से झूठ बोला कि उसका भाई ठीक है, बस बेहोश हुआ है। इसके बाद जॉन ने वैन को पार्क के पास एक गुफा में ले जाकर उसे एक विशेष स्थिति में रख दिया। जूली ने प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि विल जल्दी जाग जाएगा। छोड़ते समय जॉन जानबूझकर 2 घास की गुड़ियाएं छोड़ गया। फिर जॉन ने हैरिस को सूचना दी। उस समय हैरिस एक पुलिस अधिकारी था। हैरिस ने हॉयट से घूस ली थी, इसलिए वह हमेशा हॉयट परिवार के लिए गुप्त रूप से काम करता था। अंततः हैरिस ने मर्विन के घर की तलाशी का फायदा उठाकर विल का बैकपैक और जूली के कपड़े गुप्त रूप से वहां रख दिए। पुलिस ने इसका अनुसरण किया और इस मामले को मर्विन पर दोषारोपित कर दिया। फिर हैरिस लूसी के पास गया और समझाया कि वैन की मृत्यु केवल एक दुर्घटना थी। हैरिस ने लूसी को चुप रहने के लिए बड़ी राशि दी। उस समय लूसी नशे की आदी थी, इसलिए उसे वास्तव में पैसे की जरूरत थी। लूसी ने पैसे ले लिए और हॉयट परिवार को सच छुपाने में मदद की। उस दौरान अपने